तो स्वागत है आप सभी का आरपी कंप्यूटर टेक यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से संबंधित बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं, और उन प्रश्नों से पहले देखेंगे हम इसकी थ्योरी कि सॉफ्टवेयर्स क्या होता है, सॉफ्टवेयर्स किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर्स के प्रकार क्या हैं। ठीक है, मतलब टोटल सॉफ्टवेयर के बारे में हम आज देखने वाले हैं। इस वीडियो में केवल थ्योरी होगी और आगे इसके जो भी वीडियो आएंगी उसमें हम इससे संबंधित MCQ को करेंगे। आज की वीडियो में केवल हम इसके थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं सॉफ्टवेयर्स क्या होता है। तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का प्रत्येक भाग या तो हार्डवेयर है या तो सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर के भौतिक बनावट जिसे हम छूकर महसूस कर सकते हैं, इन सभी भागों को हम हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, हार्डवेयर किसे कहते हैं? अगर कोई पूछ दे कि हार्डवेयर किसे कहते हैं तो बताएंगे कंप्यूटर के भौतिक बनावट या वे सभी पार्ट जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन सभी पार्टों को या भागों को हार्डवेयर कहते हैं। आगे कह रहा है कि हार्डवेयर के अंतर्गत डाटा इनपुट के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर तथा उससे जुड़े सभी साधन हैं। जैसे प्रिंटर हो गया, तो करा के प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसों को पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है कि पेरिफेरल डिवाइस किसे कहते हैं। तो पेरिफेरल डिवाइस का मतलब होता है कि कंप्यूटर से जुड़े सभी पार्ट जो उसके बाहर से जुड़ते हैं, उसको कंप्यूटर में बाहर से जुड़ते हैं। जैसे मतलब प्रिंटर हो गया, तो प्रिंटर कंप्यूटर को बाहर से जोड़ता है या जुड़ते हैं। और कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, या मॉडेम हो गया, माउस हो गया, ये सारे पार्ट जो हैं ये कंप्यूटर के बाहर से जुड़ते हैं कंप्यूटर में, CPU में। तो इन सभी डिवाइसों को या उपकरणों को हम लोग पेरिफेरल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, पेरिफेरल ध्यान रखेंगे इसको। आगे यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर की परिभाषा दिया हुआ है। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, ध्यान से समझेंगे। सॉफ्टवेयर्स करा कि प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देशों की एक श्रृंखला होती है। जो सॉफ्टवेयर जो होता है वो प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखा गया निर्देशों का एक श्रृंखला होता है, जिसके अनुसार दिए गए डेटा का प्रोसेस होता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। अगर हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स नहीं इनपुट करेंगे, नहीं इंस्टॉल करेंगे, तो कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता, वो केवल एक डब्बे के समान हो जाएगा। ठीक है, इसका प्राथमिक उद्देश्य यानी कि पहला जो उद्देश्य होता है, डाटा को सूचना में, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना होता है। सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही हार्डवेयर भी कार्य करता है। यानी कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं उनको अगर चलाना है, उनका यूज करना है, तो सबसे पहले हमें कंप्यूटर में उस हार्डवेयर से संबंधित सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी वो हार्डवेयर कार्य में आ सकता है। करा कि इसे प्रोग्राम भी कहते हैं। ठीक, यानी कि जो भी हार्डवेयर को चलाने के लिए जो भी हम सॉफ्टवेयर्स इनपुट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, वे सभी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, एक प्रकार का प्रोग्राम होते हैं। करा कि कंप्यूटर प्रोग्रामों को लिखने वाले या उनका टेस्ट करने वाले व्यक्तियों को प्रोग्रामर कहते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति जो सॉफ्टवेयर्स बनाता है या प्रोग्राम लिखता है, उस व्यक्ति को प्रोग्रामर कहा जाता है। ठीक ना। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार स्थापित करने को इंटरफेस कहते हैं। ध्यान रखेंगे इंटरफेस किसे कहते हैं, क्योंकि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा गया कि इंटरफेस किसे कहते हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध स्थापित करने वाले को इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के प्रकार के बारे में। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं, ये सॉफ्टवेयर्स को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, दूसरा होता है अनुप्रयोग यानी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, तीसरा होता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें भी कई इसके पार्ट हैं अलग अलग। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लोडर हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS हो गया, ट्रांसलेटर हो गया, डेटा संचार सॉफ्टवेयर्स हो गया, डिवाइस ड्राइवर हो गए। ठीक ना। और अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो ये बनाए जाते हैं मेडिकल के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में यूज के लिए, वर्ड प्रोसेसर्स या स्प्रेडशीट, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ये क्या होता है इसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे आगे इसी वीडियो में। पहले इसको हम एक मेन पॉइंट के रूप में हम समझ लेते हैं, बाकी इसके बाद इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, थ्योरी के माध्यम से। इसी में आगे अगला है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स को 3 भागों में बांटा गया, टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। जो प्रोग्राम को बारी बारी से या एक ही साथ कंपाइल करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम लोग
प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें या देखें तो कह रहा है कि यह कंप्यूटर हार्डवेयर को इस प्रकार कंट्रोल करता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अच्छी तरह से कार्य कर सके। ठीक, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडोज 7 हो गया, विंडोज 8 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, डिवाइस ड्राइवर हो गए, मतलब कंप्यूटर के जो पार्ट होते हैं उन सभी पार्टों को या हार्डवेयर को चलाने के लिए विशेष ड्राइवर डाल जाते हैं, तो ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। विंडोज सिस्टम हो गया, ठीक है, ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आने वाले सॉफ्टवेयर हैं। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर को देखें, यानी कि अनुप्रयोग को इंग्लिश में कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, हिंदी भी देखते रहेंगे और साथ साथ कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी तो इंग्लिश को भी देखते रहेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह रहा है कि यह यूजर को एक या एक से अधिक कोई विशेष कार्य पूरा करने की अनुमति देता है। उच्च स्तरीय की कंप्यूटर भाषाओं का उपयोग करके अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। मतलब अगर ये पूछा जाए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स किस प्रकार की भाषा का यूज करके बनाए जाते हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज भाषाओं का यूज करके सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जैसे बेसिक हो गया, पास्कल हो गया, या आपका जावा हो गया, C++ हो गया, फोर्टान हो गया, इन सभी भाषाओं का यूज करके क्या बोलते हैं कि अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर्स या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को बनाया जाता है। आगे कह रहा है कि अतः यूजर आसानी से कंप्यूटर का उपयोग कर सकता है। जैसे अगर एग्जांपल में देखें हम तो औद्योगिक स्वचालन यानी कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेटेशन के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं, व्यापार सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, चिकित्सा सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, शैक्षणिक सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, वर्ड प्रोसेसर आदि प्रकार के क्षेत्रों में यूज के लिए अपने अपने पर्सनल यूज के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को डेवलप किया जाता है। जैसे इसमें अगर हम देखें तो हमारा MS ऑफिस हो गया, टैली हो गया, फोटोशॉप हो गया, पेज मेकर हो गया, ठीक ना, ये सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक, अब हम देखें अगला प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। तो कह रहा कि यह आमतौर पर कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने में एक प्रोग्रामर की सहायता के लिए सहायता प्रदान करते हैं। जैसे टेक्स्ट एडिटर हो गया, कंपाइलर हो गया, डिबगर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं जो प्रोग्राम बनाने में यूजर की सहायता करते हैं। तरह के प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे बग कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा बग किसे कहते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है कि बग किसे कहते हैं। तो प्रोग्राम में त्रुटि या गलती जो ढूंढी जाती है, प्राप्त होती है, उसी को बग कहा जाता है। ठीक ना। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध छोटा सा प्रोग्राम जो निःशुल्क रिपेयर करता है, फ्री में रिपेयर करता है, उसे पैच कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? पैच कहा जाता है। इसको पैच को ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे आने वाले परीक्षाओं में इसके बारे में चर्चा हो सकती है। सॉफ्टवेयर कोड में बग ढूंढने की प्रक्रिया को डीबगिंग कहा जाता है। अगर कोई सॉफ्टवेयर है उसमें कोई एरर है और उसको ढूंढा जा रहा है तो ढूंढने की जो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? डीबगिंग कहा जाता है। ठीक, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, कैसे कार्य करता है? तो लिखा है कि सर्वप्रथम जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमारे मदरबोर्ड पर बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी जिसका फुल फॉर्म होता है, चिप ढूंढता है। और इस बायोस चिप में विभिन्न एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं, पोर्ट होते हैं, ड्राइव होता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज के लिए निर्देश यानी कि क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन डाला जाता है पहले से। कंप्यूटर ऑन होते ही बूट सीक्वेंस या स्टार्टअप प्रोसेस आरंभ करता है जिसके अंतर्गत बायोस चिप से इंस्ट्रक्शन तथा प्रोग्रामिंग कोड लोड करता है। उसके बाद क्रम में निर्देश देता है और एक्सटर्नल और इंटरनल उपकरणों को सूची और कई सेल्फ टेक्स्ट को कार्यान्वित यानी एग्जीक्यूट करता है, जिसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं। ये खुद करता है इसलिए इसको पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं।
कंप्यूटर इस टेस्ट के दौरान किसी त्रुटि का पता होने पर एरर कोड प्रदान करता है। अगर मान लीजिए इस प्रोसेस के दौरान कोई गलती या एरर आती है तो उसको ये प्रदान करता है। कह रहा है कि यह एरर कोड हार्डवेयर जैसे मेमोरी हो गया, कीबोर्ड, मॉनिटर एवं डिस्क ड्राइव में कोई कठिनाई आने पर देता है। अगर आपकी मेमोरी में या हार्ड डिस्क में या कीबोर्ड में, मॉनिटर में कोई एरर होती है तो इस चीज़ को ढूंढ करके वो बताता है कि कहाँ पर एरर है। आगे है कि पावर सेल्फ टेस्ट सफलतापूर्वक समाप्त होने के बाद बूट स्ट्रैप की प्रक्रिया आरंभ होती है, जिसे बूटिंग कहते हैं। मगर जैसे कह रहा है कि अगर जो भी प्रोसेस इसका चल रहा था पावर सेल्फ टेस्ट का, उसमें वो सक्सेस हो जाता है, यानी कि कोई भी एरर नहीं प्राप्त होती है, तो उसके बाद जो बूटिंग की प्रक्रिया होती है वो हमारी स्टार्ट हो जाती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम प्रारंभ करता है। इस प्रक्रिया में ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि जिसे दूसरा नाम दिया गया है एक्सिलरी मेमोरी, से मेन मेमोरी यानी कि रैम में लोड करता है। इस प्रक्रिया में सारे कंपोनेंट कंप्यूटर सिस्टम से ठीक से जुड़े हैं तथा कार्य कर रहे हैं, यह भी सुनिश्चित हो जाता है। ठीक है ना। कंप्यूटर हार्डवेयर हमारी भाषा नहीं समझता। कंप्यूटर एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारी भाषा को नहीं समझता। यह केवल द्विआधारी यानी कि बाइनरी नंबर जिसमें 1 और 0 आते हैं को ही ये केवल समझता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर, एप्लीकेशन सिस्टम तथा यूजर्स के बीच एक माध्यम का कार्य करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ओएस जो होते हैं, या हार्डवेयर और एप्लीकेशन और यूज करता यानी कि प्रयोगकर्ता के बीच का एक माध्यम होते हैं। इसका कार्य कंप्यूटर को चलाना, उसका काम करने योग्य बनाए रखना, उसको काम करने योग्य बनाए रखना है। यह हमारे दिए निर्देशों या डेटा को मशीनी भाषा में बदलता है तथा परिणाम यानी कि आउटपुट को पुनः हमारी भाषा में बदलकर एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। यानी कि एक तरीके से कहें तो ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और फिर उस लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में आउटपुट करके दिखाता है, जिसे हम समझ पाते हैं, यूजर समझ पाता है। और इसके एग्जांपल की बात करें तो विंडोज़ 95 है, 98 है, विंडोज़ विस्टा है, विंडोज़ 2000 है, विंडोज़ एक्सपी है, MS डॉस है, यूनिक्स है, लिनक्स है। ये सभी के सभी क्या है, एक प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है। आगे देखें, कह रहा है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन तथा नियंत्रण के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम 5 प्रकार के होते हैं। देखिए इसका बेस दिया हुआ कि कंप्यूटर एप्लीकेशन और नियंत्रण के आधार पर, यानी कि एप्लीकेशन यूज, अनुप्रयोग और कंट्रोल के बेस पर ऑपरेटिंग सिस्टम को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है। पहला कौन सा है, तो पहला हमारा है वास्तविक समय ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे बोला जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक ना, RTOS। इसका क्या मतलब है, क्या कार्य है देखें तो कह रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य यूजर को तीव्र रिस्पांस टाइम उपलब्ध कराना है, मतलब जल्दी से इसका कार्य करना होता है। ये प्रणाली मशीनरी, वैज्ञानिक और औद्योगिक उपकरणों को कंट्रोल करने के लिए उपयोग की जाती है। इसमें यूजर का हस्तक्षेप कम होता है तथा एक प्रोग्राम के परिणाम का दूसरे में इनपुट डेटा के रूप में प्रयोग होता है। वास्तविक समय ऑपरेटिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है यह है कि यह एक विशेष ऑपरेशन एक निश्चित समय अवधि में ही पूर्ण हो जाए, नहीं तो आगे के प्रोग्राम में त्रुटि आ जाएगी तथा परिणाम रुक जाएगा। जैसे वैज्ञानिक अनुसंधानों में इसका यूज होता है, रेलवे आरक्षण में, उपग्रहों को संचालन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है। दूसरा है टाइम शेयरिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग सिस्टम क्या होता है, कि इसमें यूजर को एक ही संसाधन का साझा करना होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न यूजर की आवश्यकताओं को संतुलित करता है कि हर प्रोग्राम जो वे उपयोग कर रहे हैं पर्याप्त है या नहीं है, इस चीज़ का सुनिश्चित करना होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी का सही प्रबंधन आवश्यक होता है। इससे इसमें प्रत्येक प्रोग्राम को CPU का बराबर समय मिलता है। ठीक है ना। तीसरा है एकल काम ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बोलते हैं इंग्लिश में। करा कि इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूजर को प्रभावी रूप से एक समय में एक ही काम करने की अनुमति देता है। इसका मतलब ही होता है एकल काम दिया हुआ है, मतलब एक टाइम में एक ही काम हो सकता है इसका।
अगला दिया हुआ है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि इस सिस्टम में काम समूह में होता है, ये बैच में है, ठीक है, इसमें काम जो होंगे वो समूह में होंगे। अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम जब सारे कार्य समूह में यूजर के हस्तक्षेप के बिना प्राथमिकता के आधार पर कार्य करता है तो उस सिस्टम को बैच प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे पेरोल बनाना, यानी कि जो सैलरी शीट जो बनानी होती है, पेरोल बनानी होती है, ये सारे के सारे यूजर्स जो बनाता है, जो भी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, अगर 10-20 हज़ार 2,000 हैं तो उन सभी की सैलरी शीट केवल एक बार में बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो बैच ऑपरेटिंग या बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत ही आती है। या किसी बिलिंग को रेडी करना, बिल को रेडी करना, पेरोल रेडी करना, बनाना, ये सारे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत इनको रखा जाता है। ठीक है, अगला 5वां है बहु प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा कि ऐसे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा एक से अधिक प्रोग्राम या कार्य एक ही साथ करते हैं। हर कार्य को सीपीयू का एक निश्चित समय दिया जाता है जिसे टाइम स्लाइसिंग कहते हैं। अगला है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम। कह रहा है कि इस सिस्टम में एक ही कंप्यूटर सिस्टम में 2 या 2 से अधिक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का यानी कि सीपीयू का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसके कह रहा है कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे देख लेते हैं। जैसे है MS DOS। MS DOS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है कि व्यापक रूप से पर्सनल कंप्यूटर में स्थापित यानी कि इंस्टॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट का प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम था। कह रहा है कि जो MS DOS है ये माइक्रोसॉफ्ट का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। यह सरल, गैर सुचित्रित यानी कि नॉन ग्राफिकल, इसमें ग्राफिक या चित्र का यूज नहीं होता है, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह सरल है परंतु यूजर फ्रेंडली नहीं है क्योंकि इसमें कमांड याद रखना थोड़ा सा कठिन होता है। इसका सर्वाधिक लोकप्रिय संस्करण 7.0 है। इस संस्करण को आप या इस वर्जन को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसका सबसे सर्वाधिक या लोकप्रिय वर्जन कौन सा है तो बोलेंगे 7.0 है। ठीक है, MS विंडोज़ की बात करें, MS विंडोज़ की, तो कह रहा है कि यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि GUI पर। ये जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है ये GUI मोड पर काम करने वाला सॉफ्टवेयर है। इसमें ग्राफिक्स का यूज किया जाता है, चित्रों का यूज उसमें होता है। इसमें MS DOS के कमियों को ध्यान में रखा गया तथा इसे यूजर फ्रेंडली बनाया गया। इसके अन्य संस्करण विंडोज़ 9.5, विंडोज़ 9.8, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा भी है और आज के समय में विंडोज़ 11 चल रहा है। ठीक है, तरह के सर्वाधिक वर्तमान सर्वर संस्करण विंडोज़ सर्वर 2008 है। इसे सीखना तथा इस पर काम करना भी आसान है। ठीक है, यूनिक्स की बात करें, यूनिक्स कह रहा कि यह सन 1969 में 1969 में AT&T कर्मचारियों द्वारा वेल प्रयोगशाला में विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिनमें केन थॉमसन, डेनिस रिची, डगलस मैक्स रॉय तथा जो ओशाना शामिल थे। मतलब यूनिक्स की बात करें तो इसको विकसित करने का जो श्रेय है वो जाता है केन थॉमस को, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, ये वेल प्रयोगशाला में बनाया गया था। कहा कि सर्वर तथा वर्क स्टेशन दोनों में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का बृहत उपयोग होता है। यूनिक्स असेंबली भाषा में सर्वप्रथम लिखा गया था। ये भी ध्यान रखेंगे, यूनिक्स जो है सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था तो असेंबली भाषा में लिखा गया था। सन 1973 में इसे C प्रोग्रामिंग भाषा में दोबारा लिखा गया। इसमें कर्नल द्वारा डेटा प्रबंधन होता है। इस लाइन को भी ध्यान रखेंगे, कर्नल मतलब सिंगल बाय सिंगल एक एक करके इसमें डेटा का प्रबंधन किया जाता है। आगे बात करें हम लाइनक्स की, लाइनक्स क्या होता है, लाइनक्स की बात कर रहे हैं तो करा कि यह 1991 में यानी कि 1991 में इसका सर्वप्रथम संस्करण लाया गया था। यह यूनिक्स के तरह कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लाइनक्स कर्नल पर आधारित है। जो लाइनक्स होता है लाइनक्स कर्नल पर आधारित होता है। इसका प्रयोग मुख्यतः सर्वर में ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये जो पॉइंट है यहाँ पर लास्ट वाला, इसको आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि लाइनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है तो बोलेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। वर्चुअल मेमोरी कह रहा है कि यह एक काल्पनिक स्मृति क्षेत्र है, यानी कि मेमोरी क्षेत्र है जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा समर्थित यानी कि सपोर्टेड है। इसे हम मेमोरी एड्रेस का विकल्प भी मान सकते हैं। ठीक है, जिसे प्रोग्राम निर्देश तथा डेटा संग्रह के लिए उपयोग किया जाता है। वर्चुअल मेमोरी का उद्देश्य एड्रेस स्पेस को बढ़ाना है। यह हार्ड डिस्क पर स्पेस है जिसे सीपीयू एक्सटेंडर रैम की तरह प्रयोग करता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इस लाइन को कह रहा है कि यह सीपीयू एक्सटेंडर रैम की तरह प्रयोग करता है। इसे लॉजिकल मेमोरी भी कहा जाता है तथा यह ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कंट्रोल होता है। ट्रांसलेटर क्या होता है? ट्रांसलेटर को देखें तो कह रहा है कि ट्रांसलेटर प्रोग्राम या निर्देशों की श्रृंखला है जो प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में रूपांतरित कर देता है। ट्रांसलेटर जो होता है प्रोग्राम या निर्देशों की एक श्रृंखला होती है जो प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देती है। ये 3 प्रकार के होते हैं, पहला असेंबलर, दूसरा कंपाइलर और तीसरा है इंटरप्रेटर। असेंबलर को देखें तो असेंबलर यह असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्रामों को मशीनी भाषा में केवल कन्वर्ट करता है। कंपाइलर क्या होता है? तो कंपाइलर एक प्रोग्राम होता है जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम या सोर्स कोड को मशीनी भाषा में या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। यह पूरे प्रोग्राम को एक बार में पढ़ता है और सारी गलतियों को बताता है। अगर कहीं गलती होती है तो उसको ढूंढ के बताता भी है। गलतियां दूर होने पर प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, कह रहा है कि यह पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही पढ़ता है। कंपाइलर यानी कि कंप्लीट से बना हुआ है तो एक बार में टोटल कंप्लीटली ये पढ़ देता है और जो भी गलती होती है उसको ढूंढ करके बता भी देता है। अगर कोई गलती नहीं होती है तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है ना। इंटरप्रेटर की बात करें कि इंटरप्रेटर क्या होता है, तो इंटरप्रेटर यह उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में दिए गए निर्देशों को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए निर्देशों को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर हर निर्देश को, हर इंस्ट्रक्शंस को एक एक करके ट्रांसलेट करता है। ये देखिए यहाँ पर हमने कहा था उसमें कहा था एक बार में पढ़ता है, इसमें करा कि एक एक करके ट्रांसलेट करता है, उसमें एक ही बार में कर देता है। इंटरप्रेटर करा कि यह एक निर्देश को ट्रांसलेट करके बिना संग्रहित किए एग्जीक्यूट करता है, फिर तब दूसरे निर्देश को ट्रांसलेट करता है। इस तरह जब सारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है तो अंत में रिस्पॉन्स देता है। ये इसका हो गया कार्य इंटरप्रेटर का। अब हम देखें डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं। कह रहा कि इसे सॉफ्टवेयर ड्राइवर भी बोलते हैं। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्राम को हार्डवेयर डिवाइस के साथ संबंध स्थापित करने यानी कि इंटरेक्ट करने में सहायता करता है। कंप्यूटर बस या संचार सब सिस्टम जिससे हार्डवेयर जुड़ा है के द्वारा डिवाइस ड्राइवर संबंध स्थापित करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा डिवाइस ड्राइवर, यानी कि जो कंप्यूटर के छोटे छोटे पार्ट होते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए अलग से हम लोग ड्राइवर डालते हैं जिससे वो हार्डवेयर का जो पार्ट है वो कार्य करता है। आगे बात करें हम अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की, तो उपयोगिता के आधार पर अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, दूसरा होता है जनरल फंक्शन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। तो विशेष अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर यानी कि स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होता है, यह किसी विशेष कार्य को पूरा करने में सक्षम होता है, जैसे मौसम विज्ञान की जानकारी देना, वायुयान यानी कि एरोप्लेन को नियंत्रित करना, टिकट बुक करना आदि कार्यों के लिए इस सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग किया जाता है। और सामान्य अनुप्रयोग क्या होता है, तो करा कि इसे अनेक उपयोगकर्ता यूज कर सकते हैं। जब आवश्यकता बहुत सामान्य सी होती है तब अनुप्रयोग पैकेज भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। ठीक ना। कुछ सामान्य अनुप्रयोग पैकेज निम्नलिखित हैं। पहला है हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की बात करेंगे यहाँ पर। करा कि यह स्क्रीन पर संख्या को टेबल के रूप में प्रकट करने में सक्षम होता है तथा इसकी गणना कर सकता है। उन संख्याओं को ग्राफ तथा चार्ट के रूप में भी व्यक्त कर सकता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, लोटस हो गया 1 2 3, के स्प्रेड हो गया, ओपन कैल्क हो गया। ये सारे ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जो नंबर्स या अक्षरों को टेबल के रूप में आपको दर्शाते हैं, दिखाते हैं। ठीक है। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, तो यह कंप्यूटर स्क्रीन पर दस्तावेज तैयार करने में सहायता करता है, यानी कि आपको कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है तो आप वर्ड प्रोसेसर का यूज करेंगे। ठीक है। उस दस्तावेज या डॉक्यूमेंट को रूपांतरित, संग्रहित तथा प्रिंट किया जा सकता है, जैसे वर्ड स्टार हो गया, वर्ड पैड हो गया, MS वर्ड हो गया, ओपन राइटर हो गया। ये सारे के सारे
जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये डॉक्यूमेंट को बनाने में आपकी मदद करते हैं। ठीक है। कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है? करा कि इस प्रोग्राम को डिज़ाइन, ग्राफ और चार्ट बनाने तथा संशोधन करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कैड हो गया, इस कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। फुल फॉर्म को भी ध्यान रखें क्योंकि परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है कि इसका क्या मतलब होता है। कैम क्या होता है? कैम का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, हार्डवर्ड ग्राफिक्स इत्यादि कंप्यूटर ग्राफिक्स के एग्जाम्पल हो गए। डीटीपी क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग इसका फुल फॉर्म होता है। बात करेंगे डीटीपी की, तो कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता के साथ प्रकाशन के लिए डीटीपी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। यह इनपुट वर्ड प्रोसेसर या सीधे डीटीपी सिस्टम में से लेता है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में ग्राफिक्स जोड़कर पेज पूरा किया जाता है। फिर उच्च रेजोल्यूशन आउटपुट यंत्र से प्रिंट कर लिया जाता है। जैसे पेज मेकर हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर हो गया, ये सारे डीटीपी के अंतर्गत आने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है ना। आगे बात करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, यानी कि DISMS की, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स की। हालांकि इस सिस्टम के अंतर्गत जो भी डेटा हम कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हैं उसे इनपुट करने में, परिवर्तन करने में, क्रमबद्ध करने में तथा रिपोर्ट तैयार करने की सुविधा ये देते हैं। यह डाटा का सुनियोजित रिकॉर्ड रखने में सक्षम होता है, जैसे डिवेस हो गया, फोर या MS एक्सेल हो गया। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए अंतर्गत आते हैं। आगे बात करेंगे रिपोर्ट जनरेटर की। रिपोर्ट जनरेटर क्या होता है? तो यह डेटाबेस से डेटा लेकर प्रयोक्ता की आवश्यकता अनुसार विभिन्न तरह के रिपोर्ट तैयार करता है, जैसे RPG यानी कि रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर होता है। अकाउंटिंग पैकेज क्या होता है? तो अकाउंटिंग पैकेज की बात करेंगे तो इस प्रोग्राम के उपयोग से वित्तीय लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग, बैंक खातों, स्टॉक, इनकम, एक्सपेंस का लेखा जोखा आसानी से हम कर सकते हैं और इसके अंतर्गत आता है हमारी टैली। ठीक है, ये हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज होता है। प्रस्तुति सॉफ्टवेयर्स की बात करेंगे तो इसका उपयोग शब्दों और चित्रों को सजाकर कहानी कहने, सार्वजनिक प्रस्तुति या सूचना देने में इसका यूज होता है। जैसे बात करेंगे पावर पॉइंट की। पावर पॉइंट का यूज़ क्या होता है? प्रोजेक्ट बनाने में, ठीक ना। फ्रीलांस होता है, पेज होता है, पेज मिल होता है। ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये प्रस्तुति सॉफ्टवेयर्स यानी कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स के अंतर्गत रखे जाते हैं। प्रस्तुति सॉफ्टवेयर्स को प्रस्तुति ग्राफिक्स भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ दिया गया हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन और डेटाबेस है। MS-DOS की बात करेंगे। MS-DOS जो होता है ये एक प्रकार का वर्ड स्टार है। स्प्रेडशीट में देखेंगे तो ये लोटस 1 2 3 के अंतर्गत आता है। प्रेजेंटेशन में इसका यूज नहीं किया जाता है क्योंकि ये CGU मोड पर काम करता है, CGUI पर। और डेटाबेस की बात करें तो इसमें DBase नाम का सॉफ्टवेयर आता है। MS विंडोज़ की बात करें तो इसमें आते हैं वर्ड पैड, MS वर्ड। ठीक है, स्प्रेडशीट के लिए इसमें आता है MS एक्सेल्स, प्रेजेंटेशन के लिए इसमें आता है MS पावर पॉइंट, पेज मेकर, और डाटाबेस के लिए आता है इसमें MS एक्सेस। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें वर्ड प्रोसेसिंग के लिए आता है KWord, AB वर्ड, ओपन राइटर, स्टार राइटर, और स्प्रेडशीट के लिए आता है KSpread, ओपन कैल या स्टार कैल्क। प्रेजेंटेशन में इसका सॉफ्टवेयर आता है स्टार इम्प्रेस, और डेटाबेस में आता है इसका स्टार बेस। ठीक है, आगे बात करेंगे टंकी सिस्टम की। टर्नकी सिस्टम क्या होता है? तो किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को टर्नकी सिस्टम कहते हैं। फ्रीवेयर क्या होता है? तो फ्रीवेयर एक सॉफ्टवेयर है जिसे बिना मूल्य चुकाए या इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूलबार को हम इसमें रखते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? फ्रेंड्स इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? करा कि यह एक छोटा सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। यह विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या अनुप्रयोग के प्रबंधन को एक साथ कार्य करने में सहायता करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक कार्य या कार्य का एक छोटा सा भाग पूरा करता है। इसकी सहायता से कंप्यूटर का उपयोग करना और भी आसान हो जाता है। इस लाइन को आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी सहायता से मतलब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की सहायता से कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। ठीक ना। डिस्क फॉर्मेटिंग क्या होता है? तो डिस्क फॉर्मेटिंग मतलब हार्ड डिस्क या दूसरे भंडारण या
मेमोरी को उपयोग करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुकूल बनाने में इसकी सहायता करता है ये डिस्क फॉर्मेटिंग। डिस्क क्लीनर क्या होता है? डिस्क क्लीनर की बात करें तो यह उपयोगकर्ता को हार्ड डिस्क भर जाने पर अनावश्यक प्रोग्राम को हटाने का निर्णय लेने में मदद करता है तथा हटाकर मेमोरी की क्षमता को या कैपेसिटी को बढ़ाता है। बैकअप प्रोग्राम क्या होता है? यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में स्टोर सारे सूचनाओं का कॉपी करके इच्छित जगह पर या आपके डेस्टिनेशन पर रखता है, जिससे मेमोरी में कोई क्षति होने पर सारे सूचनाओं को फिर से रिट्रीव या पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करेंगे डिस्क कंप्रेशन की। तो ये सॉफ्टवेयर्स हार्ड डिस्क के सारी सूचनाओं को कंप्रेस कर देता है ताकि और सूचनाओं को इसमें संग्रहित किया जा सके। स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए फाइल कंप्रेशन का प्रयोग किया जाता है। मतलब कम जगह में बहुत ज़्यादा डेटा को स्टोर करने के लिए हम फाइल क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, दबा देते हैं। और इम्पोर्टेंट है वायरस स्कैनर। ये कंप्यूटर फाइल तथा फोल्डरों को वायरस को निष्क्रिय करने के लिए स्कैन करता है, जिसे एंटीवायरस कहते हैं। यानी कि एंटीवायरस का कार्य क्या होता है? तो ये कंप्यूटर की फाइल फोल्डर को फ्रेश करता है, ढूंढ करके उसमें जो भी वायरस होते हैं उनको निष्क्रिय करता है, मारता है, डिलीट करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे सॉफ्टवेयर से संबंधित थ्योरी। और अब हम बात करने वाले हैं इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों की। ठीक है, तो प्रश्नों की बात करें तो हम इसमें देखेंगे, इसमें कुछ प्रश्न देखें, चलिए देख लेते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है डॉट 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 एक प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, बी एप्लीकेशन, सी है यूटिलिटी, डी है नेटवर्क, या ई है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमने अभी देखा कि जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता करता है, और इसकी सहायता से हम कंप्यूटर का यूज करना हमारे लिए और भी आसान हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तेजी से बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो अगर प्रोग्राम में कोई त्रुटि होती है, कोई गलती होती है, तो उससे जो परिणाम उत्पन्न होता है उसको कहा जाता है बग। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से और तेजी से आसानी से देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो है, कंप्यूटर का प्रत्येक पार्ट क्या होता है? हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होता है, या सॉफ्टवेयर या सीपीयू रैम होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, या इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से देखें तो कंप्यूटर का प्रत्येक पार्ट जो होता है या तो हार्डवेयर होता है या तो सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 4 की। 4 कह रहा है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डॉट 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 में बदलना है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? डाटा को क्या करना होता है? तो सॉफ्टवेयर का जो मेन मकसद होता है वो डाटा को सूचना में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 देखते हैं कि डॉट 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 सॉफ्टवेयर कोड को त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया कहलाती है। सॉफ्टवेयर कोड में कोई त्रुटि ढूंढने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? ये प्रश्न में कहा रहा है। तो सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को ढूंढने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है डीबगिंग। क्या कहलाती है? डीबगिंग, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6 नंबर। देखा कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? तो हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे सीपीयू एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है। बी है रैम में होती है। सी है तभी आवश्यक होती है यदि आपके कंप्यूटर में कोई रैम ना हो। डी है फ्लॉपी डिस्कों के लिए बैकअप डिवाइस है, या ई है इनमें से कोई नहीं। तो वर्चुअल मेमोरी की बात करें कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? तो वर्चुअल मेमोरी एक प्रकार की हमारी काल्पनिक स्मृति का एक क्षेत्र होता है जिसमें हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे सीपीयू एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों तेजी से बढ़ते हैं आगे। 7वां नंबर है कि कंप्यूटर को डॉट डॉट बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए। ठीक है, तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर देखें। ऑप्शन दिया हुआ है यूटिलिटी, बी है नेटवर्क, सी है ऑपरेटिंग सिस्टम, डी है एप्लीकेशन प्रोग्राम, ई है इनमें से कोई नहीं।
7 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर को कौन बताता है कि इसके कंपोनेंट का प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए? तो ये बताता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए यानी कि कार्य करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेसों को मैनेज करता है। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न है, यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को, जो यूजर होता है कंप्यूटर को चलाने वाला व्यक्ति होता है, इसके बारे में कहा जाता है कि कहा जा रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में कार्य करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेसरों को मैनेज करता है, सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए है सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सी है ट्रांसलेटर, डी है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आगे बात करेंगे 9 नंबर प्रश्न की, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे क्या कहते हैं? तो अभी हमने थ्योरी में देखा है कि जो फ्री में रिपेयर करने वाले सॉफ्टवेयर होता है जो आसानी से इंटरनेट पर उपलब्ध है उसे कहा जाता है पैच, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे 10 नंबर प्रश्न की, बैकअप क्या होता है? ऑप्शन ए है कि अपने नेटवर्क को अधिक कंपोनेंट करता है, कंपोनेंट से जोड़ता है। बी है मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डेटा का संरक्षण करना है। सी है नए डेटा को से पुराना डेटा फिल्टर करना। डी है टेप पर डाटा को एक्सेस करना। ई है इनमें से कोई नहीं। तो बैकअप को हमने देखा था कि बैकअप का क्या मतलब होता है। तो बैकअप का मतलब होता है कि मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डेटा का संरक्षण करना, ये इसका कार्य होता है बैकअप का, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जाए, इसके लिए हम ये सोच रहे हैं कि इस पार्ट को हम यहीं पर समाप्त कर दें और इसमें आने वाले 90 प्रश्नों को हम इसके अगले वाले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इससे संबंधित जितने भी 90 क्वेश्चन बचे हुए हैं हम आगे की वीडियो में इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जब भी हम अगला पार्ट इसमें अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद।